हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वाटिका अग्रवाल और मैं आपको पढ़ा रही हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में मैंने हैलोजन डेरिवेटिव्स स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक बताया था। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार स्पीड केमिस्ट्री का टाइम टेबल देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, देन जीओसी, देन आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट किया और अभी जो हमारा रनिंग टॉपिक है वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसके बाद हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ेंगे, देन कार्बोनाइल कंपाउंड, देन अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री को फिनिश करेंगे बच्चों। तो आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि एल्काइल हैलाइड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, यानी कि एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड्स को देख लेते हैं। वैसे अपन इन रिएक्शंस को पहले भी देख चुके हैं। किसमें देख चुके हैं बच्चों? एडिशन रिएक्शंस जो हमने एल्कीन के लिए पढ़ी थी हाइड्रोकार्बन में, उसमें हम लोग इनको रिवाइज कर चुके हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ HX, यानी कि हमें अगर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है तो हमें वो फॉर्मेशन किससे करना होगा? HX से करना होगा। क्या करना है बच्चों? यहाँ पे एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? HX के साथ। तो हमारे पास ये कुछ फॉर्म हो जाएगा। अब बच्चों आपको इसका मैकेनिज्म आपको पता है। वो कैसे पता है? कि यहाँ पर हाइड्रोजन पर फिलहाल तो पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब क्या होगा बच्चों कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो किस पर जाकर माइग्रेट होगा? कार्बन पे जाकर माइग्रेट होगा। अगर ये बॉन्ड पाई बॉन्ड कार्बन पर जाकर माइग्रेट होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन का, इससे जाकर हैलोजन ऐड हो जाएगा और यहाँ पर जो नेगेटिव आया था उससे जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल हमारे पास क्या होगा? HX का एडिशन हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम लोगों ने किसका प्रिपरेशन कर लिया है बच्चों? एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर लिया है। ठीक है। अब बच्चों हम लोग ये कोई एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी बच्चों? HCl CCl4 के साथ करा दी। अगर हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो हम बॉन्ड को इस तरीके से माइग्रेट कर देंगे, यानी कि अब क्या होगा? यहाँ पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से कौन जाकर जुड़ जाएगा? H+ जाकर जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे हमारे पास क्या हो सकता है? रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। तो ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ये एक्सपेंड होकर किस में चेंज हो जाएगी बच्चों? 6 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो जाएगी। अब आपको पता है मैंने यहाँ पर बॉन्ड का माइग्रेशन इधर वाली साइड क्यों कराया? क्योंकि यहाँ पर अगर बॉन्ड इस वाली साइड मूव कर रहा है तो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम लोग इधर मूव करवाते तो हमारे पास इनिशियली तो 3 डिग्री बन जाता, पर वो पॉजिटिव चार्ज किस पर आता? 5 मेंबर्ड रिंग पर आता, जबकि 6 मेंबर्ड रिंग पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए हम लोगों ने बॉन्ड का माइग्रेशन इधर वाली साइड में करवा दिया। तो हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर आ गई। अब रिंग एक्सपेंशन हुआ तो हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अब यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इधर की तरफ चला जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा होगा। तो ये कोई स्ट्रक्चर आ जाएगी, यानी कि ये जो कार्बोकेटायन है अब कितने डिग्री बन गया? 3 डिग्री बन गया। अब भी क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है क्या? अब कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से आके Cl जुड़ जाएगा और हमारे पास फाइनली 3 डिग्री प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इस तरीके से अब अगर अपन इसकी बात करें तो हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स बने हैं बच्चों? 4 प्रोडक्ट्स बने हैं। कैसे बने हैं बच्चों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो भी कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन है, साथ ही साथ इस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है,
ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर 2 की पावर n फॉर्मूला लगेगा, 2 की पावर 2 आएगा, यानी कि हमें टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे बच्चों? 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ X2 में क्या है कि अगर कोई हैलोजन बॉन्ड है तो ये भी स्लाइटली पोलर हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आने से, और यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको अट्रैक्ट करती है, तो हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर नॉन क्लासिकल इस तरीके से हमारे पास ये कोई नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा बच्चों? ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इससे आके रिएक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये जो X2 का हमारे पास एडिशन होता है ये अपोजिट साइड होता है, यानी कि ये कौन सा एडिशन होता है बच्चों? एंटी एडिशन होता है। ठीक है, अब हम लोग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में देख लेते हैं, यानी कि वो कौन से टेस्ट हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो बच्चों अनसैचुरेशन के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जो ब्रोमीन खुद होता है वो कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ करा दिया जाता है तो ये हमारे पास इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, और ये जो एडिशन प्रोडक्ट होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। यानी कि अगर ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर से कलरलेस में चेंज हो जाए, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सबस्ट्रेट था उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने ये कोई सिस एल्कीन ले लिया, इससे हम लोगों ने Br2 का मैंने बताया आपको कि जो एडिशन होता है वो कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन, यानी कि जो ब्रोमीन एटम्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट साइड में ऐड होते हैं, यानी कि सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन होता है, और एंटी एडिशन होने से हमें जो फाइनली कंपाउंड्स मिलते हैं वो क्या होते हैं? रेसिमिक मिक्सचर होते हैं। आप लोगों ने कार तो चलाई होगी, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी चला लेते हैं, है ना? तो कार से आपको क्या याद रखना है कि सिस एल्कीन पर अगर एंटी एडिशन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्या याद रखोगे? कार का क्या मतलब है? सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन कराने पर रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। पर बच्चों इसके लिए जो बेसिक नीड है वो बेसिक नीड क्या है कि जो हमारे ये जो ग्रुप हैं, ये दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं, अगर ये दोनों ग्रुप सेम होंगे तब ही ऐसा प्रोसीड होगा। यानी कि ये जो ट्रिक है वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो अब हमने यहां पर कौन सी एल्कीन ली है? ट्रांस एल्कीन। अगर ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन कराते हैं तो हमें मीजो कंपाउंड मिलता है। ये आपको मीजो दिखना है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज लग रही है बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है, यानी कि ये कौन सा कंपाउंड है? मीजो कंपाउंड है। तो अगर ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मीजो कंपाउंड मिलेगा। पर ये ट्रिक भी सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए ही एप्लीकेबल है, सभी एल्कीन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चों देखना एक बार कि सिमेट्रिक एल्कीन के लिए क्या बोला हुआ है तुम्हें? ये कुछ बताया हुआ है कि अगर सिस एल्कीन है, सिन एडिशन होगा तो मीजो बनेगा, सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। मैंने तुम्हें ये कार से बताया है ना? तो अगर एंटी की जगह सिन एडिशन होगा तो रेसिमिक मिक्सचर की जगह क्या मिलेगा? मीजो। पर ये ट्रिक कब एप्लीकेबल है? जबकि जो एल्कीन है वो कैसी है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है बच्चों? कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उससे जुड़े हुए ग्रुप्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर इन कार्बन एटम्स से जुड़े हुए ग्रुप्स सेम हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो एल्कीन है वो कौन सी एल्कीन है बच्चों? सिमेट्रिकल एल्कीन है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर भी एल्काइल, यहाँ पर भी एल्काइल लिख दिया,
यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिख दिया। तो ये एल्कीन कैसी हो गई बच्चों? सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन होगा तो मीजो बनेगा, ये भी बता दिया। पर अगर ट्रांस एल्कीन पर सिन एडिशन होगा तो क्या बनेगा? रैसिमिक मिक्सचर। जैसे बच्चों ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यहां पर ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो दोनों ग्रुप्स सेम नहीं हैं, ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं? डिफरेंट है। यानी कि ये वाली जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है। और अगर सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है तो अभी अभी हम लोग जो फंडे पढ़कर आए ना, सिस एल्कीन एंटी एडिशन, रैसिमिक मिक्सचर, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन, मीजो कंपाउंड, वो फंडा यहां पर काम नहीं करेगा। अब ये कौन सी एल्कीन है बच्चों? ट्रांस एल्कीन है। अगर अपन यहाँ पर ये Br2CCl4 को लेंगे तो ये कौन सा एडिशन कराएंगे? एंटी एडिशन। यानी कि वैसे तो ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन होने पर मीजो बनना चाहिए था, पर यहाँ पर मीजो कंपाउंड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पर ये C2H5 और CH3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एज इट इज ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी डिफरेंट है ना। तो यानी कि यहाँ पर हमें मीजो कंपाउंड्स ऑब्टेन नहीं होते। ये कंपाउंड्स आपस में क्या हैं? इनेंशियोमर्स हैं। यानी कि हमें क्या ऑब्टेन होता है? रैसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस से एल्काइल हैलाइड का सिंथेसिस करना सीखेंगे। क्या कर रहे हैं बच्चों? हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से किसका सिंथेसिस करना सीख रहे हैं? एल्काइल हैलाइड का, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या था? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड था। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने कोई टोलुइन ले लिया। ये रिएक्शंस मैंने आपको कहां पर पढ़ाई थी? हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में मैंने जब आपको बेंजीन पढ़ाया था तो बेंजीन में मैंने आपको हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी। और जब मैंने आपको बेंजीन का हैलोजिनेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, आपको पता है कि CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। यानी कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आकर अटैच होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो देखना बच्चों, हमने इसका हैलोजिनेशन कराया तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो गए इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। ठीक है बच्चों, तो यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में मैं आपको कुछ खास पॉइंट बताना चाहती हूँ। वो क्या है कि सबसे पहली चीज तो ये जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये जो SN1 रिएक्शन है ना, इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? पहली बात तो जो SN1 रिएक्शन होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में प्रोसीड होती है। कहां पर प्रोसीड होती हैं बच्चों ये रिएक्शंस? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में प्रोसीड होती हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो SN1 रिएक्शन है वो मोस्टली बल्की सबस्ट्रेट्स में प्रोसीड होती है। ठीक है, साथ ही साथ SN1 रिएक्शंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है। क्या होता है बच्चों कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका बच्चों हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कोई स्पीशीज ली, आपको ये बल्की सबस्ट्रेट लग रहा है और मैंने आपको क्या बोला है कि जो SN1 रिएक्शन है वो बल्की सबस्ट्रेट्स में इजीली प्रोसीड हो जाएंगी। ये वाला सबस्ट्रेट अपना बल्की सबस्ट्रेट है, इसका रिएक्शन हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल क्या है? H2O है ना। साथ ही साथ अगर लुईस एसिड हो तो भी ये प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, तो हमने वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया।
तो वीक न्यूक्लियोफाइल लिया तो हमारे पास ये कोई प्रोडक्ट बना। अब बच्चों अगर हम लोग इसके लिए रेट लिखते हैं तो जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो CH3 का होल थ्राइस CBr है, सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगी। ठीक है बच्चों, ये है SN1 रिएक्शन। हम लोग एक बार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की? सबस्ट्रेट मस्ट बी बल्की, बता चुकी हूँ कि सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, बल्की होना चाहिए। यानी कि कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री सबस्ट्रेट होना चाहिए, है ना, या फिर ऐसा सबस्ट्रेट हो जहाँ की बीटा पोजीशन पर ब्रांचिंग प्रेजेंट हो, तो वहाँ भी ये वाली रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल हो वो कैसा होना चाहिए, वीक या न्यूट्रल होना चाहिए। वीक या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए विद लो कंसंट्रेशन। तुम्हें पता है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर SN1 प्रोसीड नहीं होगी, SN2 प्रोसीड होगी। क्यों प्रोसीड होगी SN2? क्योंकि जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें ही जाकर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर जाएगा। इसी वजह से SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल्स लिए जाते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स लिए जाते हैं, ताकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जाकर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट ना करें। तो जो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है वो पहली बात तो लो कंसंट्रेशन ली जाती है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने आप में वीक न्यूक्लियोफाइल लिए जाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर चीज़ क्या है कि ये जो SN1 रिएक्शंस हैं ये कहाँ पर प्रोसीड होती हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में प्रोसीड होती हैं। कहाँ पर प्रोसीड होती हैं बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन देखी थी वहाँ पर आपने क्या देखा था कि जो H2O मॉलिक्यूल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वो खुद ही किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये बोला जाता है कि SN1 रिएक्शंस को सॉल्वोलाइसिस रिएक्शंस भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं सॉल्वोलाइसिस रिएक्शंस? क्योंकि इन रिएक्शंस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है, तो इन रिएक्शंस को कह दिया जाता है सॉल्वोलाइसिस रिएक्शंस। हम लोगों ने इसके 3 पॉइंट तो देख लिए थे बच्चों, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये जो रिएक्शंस हैं वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में भी होती हैं। यार अगर लुईस एसिड है तो वो क्या करेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, यानी कि वो हैलाइड को निकालेगा, यानी कि वो कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन को फिजिबल करेगा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि ये जो SN1 रिएक्शंस हैं ये कहाँ पर किसके साथ प्रोसीड हो सकती हैं, लुईस एसिड के साथ प्रोसीड हो सकती हैं। अब बच्चों हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं एक रिप्रेजेंटेशन से। ये कोई हमारा एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आकर इस वाले कार्बन एटम पर अटैक करेगा। क्यों कार्बन एटम पर आकर अटैक करेगा, क्योंकि इसको ये जो कार्बन एटम है ना, ये इसको कैसा दिख रहा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो और आपको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो किसको ढूंढता है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कार्बन एटम को ढूंढता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन से आकर अटैक करेगा और इस हैलोजन मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जैसे ये कोई डायग्राम आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये कोई एल्काइल हैलाइड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है तो ये जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो किससे आकर जुड़ गया बच्चों, कार्बन से आकर जुड़ गया है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो बच्चों कि अगर ये कार्बन से आके जुड़ रहा है तो ये कौन सी साइड जुड़ रहा है, बैक साइड जुड़ रहा है। यानी कि हम लोग इसके लिए एक एजम्पशन दे सकते हैं कि जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रीडोमिनेंट इन्वर्जन के साथ बनेगा। एक चीज ध्यान रखो बच्चों, एक मैं जनरल रिएक्शन लिख देती हूँ। वो जनरल रिएक्शन क्या है
कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसा कुछ CH3 C2H5 H और Br, ये कोई स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है। ये जो है हैलोजन एटम ये वेज पर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये डैश पर प्रेजेंट है, इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि अगर यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगी, तो फर्स्टली ये जो Br माइनस है ये अपने लॉन पेयर को लेके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लेके चला जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हमारे पास CH3 C2H5 और H बच जाएगा। फिर अब आप लोग क्या देख रहे हो कि आपके पास जो कार्बोकेटायन बना है वो कार्बोकेटायन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि वहां पर जो ज्योमेट्री है वो कौन सी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। यानी कि जो अगर मान लो कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री यानी कि प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेन पर प्रेजेंट है, यानी कि आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, दोनों ही साइड से अटैक कर सकता है। यानी कि वहां पर 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि 50% तो वो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा और 50% वो नीचे से अटैक करेगा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनके रिएक्शन के बाद हमें जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, मानो कि यहाँ पर OH माइनस आकर वापस से जुड़ रहा है, तो एक बार तो ये OH वेज पर होगा और एक बार ये जो OH है वो डैश पर होगा, ठीक है। यहाँ पर CH3 ये कुछ रख दिया हमने, है ना। तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि SN1 रिएक्शन के बाद अगर कायरल कार्बन है तो हमें क्या ऑप्टेन हो रहा है, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टेन हो रहा है। पर बच्चों इस कहानी में भी ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट ये है कि जब ये Br निकल रहा होता है तब ऐसा तो है नहीं कि न्यूक्लियोफाइल को पकड़कर बैठ गए कि यार तू रिएक्ट मत करना। न्यूक्लियोफाइल उस टाइम पर भी तो जाता है रिएक्ट करने के लिए। तो क्या होता है कि जब ये Br माइनस पूरी तरीके से नहीं निकला हुआ होता है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके अपोजिट साइड से यानी कि इन्वर्जन साइड से, उल्टी साइड से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। इस वजह से SN1 रिएक्शन में अगर ट्रू कार्बोकेटायन पर अटैक हो रहा होता तो हमें 50% और 50% प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए था, यानी कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन 100% रेसिमाइजेशन मिलना चाहिए था। पर क्योंकि न्यूक्लियोफाइल Br माइनस के अलग होने से पहले ही दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से अटैक करने लग जाता है, इस वजह से हमें कंप्लीट रेसिमाइजेशन ऑब्जर्व नहीं होता। हमें ज्यादा जो अमाउंट मिलता है वो किसका मिलता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट का मिलता है। क्यों मिलता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा, क्योंकि जब ये Br माइनस अलग नहीं हुआ होता तब ही न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करने लग जाता है और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, इन्वर्जन प्रोडक्ट। इसी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों कि इन मोस्ट ऑफ द केस द प्रोडक्ट हैज यूजुअली ऑफ 5 to 20% इन्वर्टेड प्रोडक्ट, यानी कि 5 to 20% अपन को क्या मिलेगा, प्योरली इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, एंड 80 to 95% रेसिमाइज्ड स्पीशीज। Thus reaction proceeds with partial racemization and some inversion। यानी कि वैसे तो हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कार्बोकेटायन से, क्योंकि वो प्लेनर है, यानी कि आधे टाइम तो न्यूक्लियोफाइल को ऊपर से आना चाहिए, आधे टाइम नीचे से आना चाहिए, यानी कि 50-50% यानी कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन एक्सपेक्ट करते हैं। पर इन्वर्जन की वजह से हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा मिलता है रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है आपको।
अब इसके बाद ये कोई एग्जाम्पल दे दिया, अब आपको पता है ये Br माइनस तो बाहर भाग जाएगा, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये रीअरेंज होकर किस में चेंज होना चाहेगा, 3 डिग्री में, यानी कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन से मिलेगा। तो देखो ये वाला रिएक्शन कैसे हो रहा है कि यहाँ पर ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है इससे आकर ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जा रहा है, और ये जो H है वो कौन से फॉर्म में बाहर जा रहा है, H+ के फॉर्म में बाहर जा रहा है। अब यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट हमें क्यों ऑब्टेन हुआ, ड्यू टू कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। अब हमें एक क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, हमें इन रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट को पता करना है। तो देख लेते हैं एक बार, ये कोई Br है, अब मैंने आपको बोला था कि यहां से क्या जाएगा, Br जाएगा, यानी कि क्या होगा बच्चों की 4 मेंबर्ड रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी 4 मेंबर्ड रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो 4 मेंबर्ड रिंग को क्या कर देना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर देना, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि 4 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आए या फिर 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आए तो आपको रिंग एक्सपेंशन करवाना है। अदर देन दैट अगर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आए तो आपको क्या करवाना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराना है। तो यहां से बच्चों क्या है, अपने पास ये कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया, यानी कि अब इससे कौन आकर जुड़ जाएगा, वापस से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा, यानी कि मैं यहां से किसको जोड़ दूंगी, OH को। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, क्योंकि ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल होता है, CPM होता है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, अब हमें यहां पर एक क्वेश्चन और दे दिया, वो क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच कैन गिव SN1 रिएक्शन, ये पता करना है कि इनमें से कौन SN1 रिएक्शन देगा। तो देखो यार यहाँ पे ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, देगा ना। तुम्हें क्या याद रखना है कि कौन SN1 देगा, जहां की मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता हो वो SN1 रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर ये 3 डिग्री बन रहा है, देगा रिएक्शन। यहाँ पर ये कैसा बन रहा है बच्चों, बन तो 1 डिग्री रहा है पर ये इसके साथ रेजोनेंस में भी तो जा सकता है, यानी कि ये भी देगा। अब देखो 3rd नंबर में क्या दिया हुआ है, 3rd नंबर देखो बच्चों, यहाँ पर Cl है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इस वजह से ये SN1 नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। एज इट इज अगर तुम यहाँ पर इन लॉन पेयर को कॉन्जुगेशन में लेके जाओगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ये वाले बॉन्ड का टूटना फिजिबल नहीं है। साथ ही साथ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल नहीं है, तो ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतनी ही आसानी से जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी। एज इट इज बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये इसको लेकर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस करेगा इसके साथ, यानी कि ये वाला भी बिल्कुल सही है। 6 नंबर पे आओ, ये ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि इन सभी कंपाउंड्स में से सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 5 ही SN1 रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएंगे। अब हमें एक क्वेश्चन और दिया है, वो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, यानी कि इन सभी कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो देखो बच्चों ये तो बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक बहुत बढ़िया, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे, है ना, और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है। ये वाला जो केटायन होगा वो कैसा होगा बच्चों, एलाइलिक होगा, इसकी भी अच्छी खासी स्टेबिलिटी होती है। ये वाला नॉर्मल 1 डिग्री होगा,
और ये तो 1 डिग्री के साथ sp2 और है, यानी कि ये तो बिल्कुल मरा हुआ है, इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम है। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये ऑर्डर आएगा आपके पास। अब ये कोई कंपाउंड दे दिया बच्चों, यहां पर ये हैलोजन जाएगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और अगर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो यहां पर हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीटेड होगा, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीटेड होगा। इस वजह से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और ये रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो जाएगी। हाईली स्टेबल है बिकॉज ऑल एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? हमें ये बोला हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग इन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, यानी कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो देखो बच्चों, यहां पर तो ये बेंजाइलिक है, सभी जगह बेंजाइलिक है, पर यहां पर OCH3 का क्या मिल रहा है? +M। CH3 का यहां पर क्या मिल रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। NO2 का यहाँ पे क्या लग रहा है? -M। और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है? फर्स्ट है। यानी कि फर्स्ट के लिए SN1 रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद कौन आएगा बच्चों? सेकंड आएगा। अब अगर अपन थर्ड और 4 में कंपेयर करें तो थर्ड वाला तो उल्टा खींच रहा है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम हुई। यानी कि सेकंड के बाद कौन आएगा? 4, और 4 के बाद में कौन आएगा? थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अपन को क्या बोला हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है SN1 रिएक्शन के लिए। तो देखो बच्चों, यहां से Cl निकला, यहां से F, यहां से Br और यहां से I। तुम मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा पोलैरिटी किस बॉन्ड की है? इस वाले बॉन्ड की, क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? आयोडीन की लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा है। यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा जल्दी आएगा। इसी वजह से आयोडीन की उस वाले 4th नंबर कंपाउंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, जबकि फ्लोरीन के लिए सबसे कम होगी। तो अगर अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले आएगा 2, फिर 1, फिर 3, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसके लिए होगी? 4 के लिए, क्योंकि 4 में बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। निकलने के बाद I- की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां पर SN1 रिएक्शंस तो पढ़ ली हैं। अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वो है SN2 रिएक्शंस, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है बच्चों? कि SN1 रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, जबकि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि वो कौन कौन होते हैं? एक तो होता है एल्काइल हैलाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो 2 स्पीशीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। हम लोगों ने SN1 रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट लिया था? पोलर प्रोटिक। SN2 में कौन सा सॉल्वेंट लेंगे? पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें यहां पर न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए। इस वजह से हम कौन सा सॉल्वेंट लेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। जबकि हम लोगों ने SN1 में कौन सा सॉल्वेंट लिया था? पोलर प्रोटिक लिया था, क्योंकि हमें वहां पर न्यूक्लियोफाइल वीक चाहिए था, पर हमें यहां पर न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग।
और आपको पता है कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो एनायन को सॉल्वेलाइज नहीं कर पाते, इस वजह से क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना। और साथ ही साथ वहां पर तो 2 स्टेप हो रही थी, पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा था। पर ये जो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जो SN2 रिएक्शन है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है। ठीक है बच्चों, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। बच्चों ये कोई एल्काइल हैलाइड है जिसका रिएक्शन हम लोगों ने DMF KOH के साथ करवाया है। आपको पता है कि जो DMF होता है वो एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और ये यहाँ पर ये जो OH माइनस है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके कौन सा रिएक्शन देगा बच्चों, SN2 रिएक्शन देगा। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है बच्चों की, जिधर से लिविंग ग्रुप जाता है यहाँ पर कार्बन और हैलोजन वाला बॉन्ड टूटने वाला है, तो जहां से लिविंग ग्रुप जाता है उसके जस्ट अपोजिट साइड से, उसके बैक साइड से कौन अटैक कर रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। और यही स्टेप क्या होती है बच्चों इस वाले रिएक्शन के लिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसी वजह से SN2 को हम लोग क्या कह देते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमारे पास ये कुछ फॉर्म हो गया। अब आपको पता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें कार्बन पर पार्शली कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। वैसे तो ये ओवरऑल जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है। तो अब क्या होगा कि ट्रांजिशन स्टेट में कोई बॉन्ड तो बन रहा होता है और कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो ये वाला कार्बन और हैलोजन वाला जो बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो रहा है, और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो कि SN2 रिएक्शन में हमें कंप्लीट 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 100% इन्वर्जन ऑब्टेन हो रहा है। ऐसा क्यों ऑब्टेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, बैक अटैक हो रहा है। इस वजह से हमें जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वैसे मैं आपको बता चुकी हूं, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट फ्रॉम जस्ट अपोजिट साइड टू द लिविंग ग्रुप, यानी कि लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड से कौन रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड नंबर क्या है बच्चों की, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एट विच सब्स्टिट्यूशन अकर्स चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2। आपको पता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखेगी, sp2, और वापस से जो प्रोडक्ट होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का होगा sp3। पर जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें sp3 से किस में चेंज आ रहा है, sp2 में, यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, देखते हैं बच्चों कि इट इज बाईमॉलिक्यूलर वन स्टेप कंसर्टेड प्रोडक्ट, कंसर्टेड प्रोसेस। कंसर्टेड प्रोसेस का क्या मतलब है कि यहां पर साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इधर की तरफ बॉन्ड टूटता है तो दूसरी साइड बॉन्ड बन जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को कंसर्टेड यानी कि साइमल्टेनियस प्रोसेस कह दिया जाता है। अगर अपन रेट की बात करें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसके लिए क्या बोला हुआ है कि दिस मोड ऑफ अटैक कॉजेस एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर मान लो पहले उस मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो पहले R था तो बाद में क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और अगर वो पहले S है तो वो बाद में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, दिस इन्वर्जन, अब देखो आगे क्या दिया हुआ है बच्चों की, दिस इन्वर्जन
इज कॉल्ड एज वॉल्डन इन्वर्जन, यानी कि इस इन्वर्जन को अपन क्या कह देते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन भी कह देते हैं। आप लोग ये डायग्राम से देख पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पर ये बैक साइड अटैक हुआ और ये इस कार्बन पे आके जुड़ गया। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई इंसान है जो कि बारिश में छाता लेते हुए जा रहा है, तो अगर वो छाता लेते हुए जा रहा है तो बारिश में हवा की वजह से अगर उसका छाता उलट गया, जैसे बच्चों ये कोई इंसान है जो कि छाता लेते हुए जा रहा था और बारिश में इसका छाता उलट गया, जस्ट इन्वर्ट हो गया, उसी तरीके से SN2 रिएक्शन में भी क्या होता है कि प्रीवियसली हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे ये बारिश हो रही है, एक बार और शो कर रही हूँ, बारिश हो रही है, ये अम्ब्रेला उल्टा हो गया, तो इसको हम लोग और क्या कह देते हैं, इन्वर्जन को अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कह देते हैं। जैसे कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप देखिए, ये कोई रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, तो यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज आया, इन्वर्जन के बाद इधर की तरफ से जो बॉन्ड बना हुआ था वो तो ब्रेक हो गया और इधर वाली साइड से बॉन्ड बन गया, यानी कि ओवरऑल क्या हो गया बच्चों, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है बच्चों की, सबसे पहली चीज तो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। जबकि SN1 में हम लोग जो सबस्ट्रेट ले रहे थे वो कैसे सबस्ट्रेट ले रहे थे, बल्कि सबस्ट्रेट्स को ले रहे थे, जबकि SN2 में आपको ऐसे सबस्ट्रेट लेने हैं जो कि बल्कि नहीं हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। दूसरी चीज क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो RDS में अटैक हो पाएगा। फोर्थ कंडीशन क्या है कि अगर एल्केलाइन मीडियम है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, फिफ्थ नंबर कंडीशन क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट अपन को कैसा लेना है, पोलर एप्रोटिक लेना है। ठीक है, अगर अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी मिथाइल हैलाइड की, उसके बाद 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की। मोस्टली ऐसा होता है बच्चों की 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते हैं। 3 डिग्री हैलाइड SN2 रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा बल्की होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक प्रोसीड नहीं हो पाता। ठीक है, अगर हम लोग प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन ऑन बीटा कार्बन की बात करें तो ये बोला जाता है कि अगर प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन ऑन बीटा कार्बन इन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2, that is why allyl halide and benzyl halides are good substrate for SN2, यानी कि अगर अनसैचुरेशन बढ़ेगा तो SN2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। पर बच्चों इसकी वजह यह है कि जो अपना SN2 रिएक्शन होता है वहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये जो एलाइल और बेंजाइल सबस्ट्रेट होते हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि एस ट्रांजिशन स्टेट इज नेगेटिवली चार्ज, सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सबस्ट्रेट्स SN2 रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब हमें ये कोई क्वेश्चन दे दिया, ये कोई एराइल हैलाइड है, एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये Cl किस पर प्रेजेंट था, वेज पर प्रेजेंट था, सॉरी डैश पर प्रेजेंट था, तो आने वाला जो OH है वो कहाँ पर आएगा, वेज पर आएगा। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2, तो बच्चों वो मिथाइल हैलाइड है, यानी कि फोर्थ नंबर तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। थर्ड वाला 1 डिग्री है, 1 डिग्री हैलाइड है, ये वाला 2 डिग्री हैलाइड है और ये वाला 3 डिग्री हैलाइड है, तो 1 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी कि 4 के बाद आएगा 3, फिर आएगा 2 और सबसे बाद में क्या आएगा 1।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या बोला हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, यानी कि अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बच्चों ये तो बेंजाइलिक हुआ, ये एलाइलिक हुआ, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ है, जबकि यहाँ पर ये -m की वजह से ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। फिर ये थर्ड नंबर है, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यानी कि इसके लिए रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फोर्थ नंबर। क्यों होगा, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो फोर्थ तो सबसे पहले आएगा। पर अगर 1 और 2 की बात करी जाए तो 1 और 2 क्या करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट को रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे, इस वजह से वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले आएगा 4, उसके बाद आएगा 1, फिर 2, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी बच्चों, थर्ड की। ठीक है बच्चों, यहां पर आकर हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर फिनिश होता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा दो, पढ़ते रहो, और ई सरल के ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल द बेस्ट।